सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स खड़ी बोली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो फ्रेंड्स लघुर्मी में आपकी दीर्घ स्वर संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स पंचवटी में द्विगु समास है। ठीक है, देखिए समास 6 प्रकार के होते हैं। ये जो समास हैं, संधि हैं, अलंकार हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी मैंने आपको इसी चैनल पर कराए हुए हैं, ट्रिक के साथ मैंने आपको समझाए हैं। और अगर एक बार आप उन सभी की वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको कोई भी शब्द दे दें, उसमें कुछ भी पूछ लें, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, सारी चीज़ें आप एक बार देखने से ही उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वो ट्रिकी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और इसके जितने भी नोट्स थे मैंने टेलीग्राम पर आपको शेयर किए ही हुए थे PDF फॉर्मेट में। तो अगर आप चाहें तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है अपारदर्शी। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसे बोलेंगे अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान डोलना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आसान डोलना मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट शब्द का विलोम बताइए। तो विशिष्ट का विलोम होता है फ्रेंड्स सामान्य, यानी कि स्पेसिफिक का विलोम शब्द होता है जनरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो फ्रेंड्स इस वाक्य में है परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज माइन। तो यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स योर्स। योर्स इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। 100 ईयर्स, इसको क्या बोलेंगे? एक वर्ड में सेंचुरी बोलेंगे। ठीक है, तो सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है आर यू सॉरी डैश वट यू हैव डन। तो यहाँ पर आएगा फॉर। फॉर इज द करेक्ट आंसर। ये सेंटेंस हो जाएगा आर यू सॉरी फॉर वट यू हैव डन। ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये हो जाएगा डिसेंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइडियम या फ्रेज। टू ईट वंस ओन वर्ड्स। तो इसका आंसर होगा फोर्स्ड टू रिट्रैक्ट वंस ओन स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला तो ये कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है और ये किसने बनाया? ये बनाया अर्जुन देव ने। ठीक है, नाम आपको एज इट इज़ याद रखने होंगे फ्रेंड्स। अर्जुन देव ने अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर को बनाया था। चलिए अब ये जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है ना, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। यह सिखों का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो फ्रेंड्स जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अभी इस नाम से जिसको जानते हैं हम, इसे पहले कहा जाता था हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इस उद्यान की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी और साथ ही 1947 ईस्वी में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था तथा 1957 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया
और यह उद्यान वर्तमान में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। और ये जितने भी ईयर दिख रहे हैं ना, जितने भी सन दिख रहे हैं, ये याद करने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो वो समिति है फ्रेंड्स बलवंत राय मेहता समिति, इसके द्वारा जो है अनुमोदन किया गया था। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है केरला, ठीक है। केरला में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन केरल राज्य में होता है, ठीक है, ये तो हमने ऊपर देख लिया। तथा द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु में होता है और तृतीय स्थान पर कर्नाटका राज्य में होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट में आपका केरला आ जाता है, सेकंड में आपका तमिलनाडु आ जाता है एंड थर्ड में आपका कर्नाटका आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है फ्रेंड्स हिमालय में, ठीक है। तो देखिए भारत का हिमालयी क्षेत्र अत्यधिक सुभेदयता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः यहाँ सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान है, क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, करेक्ट आंसर आपने चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स मानक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है और उसको मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक की, ठीक है। अब देखिए बाल विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है शैशवावस्था जो 0 से 5 या फिर 0 से 6 वर्ष की होती है। दूसरी होती है बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष की होती है और तीसरी होती है किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष की होती है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो दोनों में जो है विकासात्मक प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, बच्चे की जो मातृभाषा होती है ना, मदर टंग होती है, वो हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज कही जाती है, याद रखिएगा। और जो सेकंड लैंग्वेज होती है ना, ये फर्स्ट लैंग्वेज के बाद बच्चा जो भी दूसरी भाषा सीखता है वो सेकंड लैंग्वेज कही जाती है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों के बीच में विकासात्मक त्रुटि की संभावना देखी जा सकती है। अर्थात पहला बच्चा अभी अपने विकास के प्रारंभिक चरण में है और दूसरा बच्चा विकास के द्वितीय चरण में है, ठीक है। तो दोनों के सीखने की जो प्रक्रिया और गति है उसमें भिन्नता हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो वो है फ्रेंड्स मेरा परिवार। देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि जो नर्सरी क्लास के स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका अपनी फैमिली से यानी कि अपने परिवार से सबसे ज़्यादा लगाव होता है ना। तो अगर स्कूल में भी विषय वस्तु ऐसी रखी जाए जिसमें मेरा परिवार, उससे रिलेटेड चीज़ें अगर बच्चों को बताया जाए तो बच्चे क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो अच्छी तरह से टीचर की बातों को कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी फैमिली से रिलेटेड चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, साथ ही उन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो यही है। देखिए नर्सरी कक्षा का बालक सामान्यतः 3 से 5 या 3 से 6 वर्ष का होता है, ठीक है, जो कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो शैशवावस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बालक स्वयं के अतिरिक्त अपने परिवार से ही प्रेम करता है। सही बात है, क्योंकि छोटा बच्चा है, अभी वो पूरी दुनिया तो घूमा नहीं है ना, उसने बस अपनी फैमिली देखी है, तो वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तथा उसका सामाजिक विकास शून्य होता है
अतः इस अवस्था के लिए विषय वस्तु मेरा परिवार सर्वाधिक उपयुक्त होता है। आई होप आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय, यानी कि शिक्षक जो विषय पढ़ाने वाले हैं उन्हें उस विषय का सबसे अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए और साथ ही बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए डिटेल में समझते हैं थोड़ा। एक कुशल शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होने के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वह बच्चों के व्यवहार, मानसिक स्थिति, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है, किस तरीके से? क्षैतिज और लंबवत दोनों। ठीक है, चलिए समझते हैं। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए क्षैतिज एवं लंबवत दोनों आनुवंशिक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। क्या निहित है? उद्दीपक सामान्यीकरण निहित है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार का अनुबंधन उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, पियाजे की थ्योरी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है और कोहलबर्ग की थ्योरी है। ये तीनों आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि हर शिफ्ट में किसी ना किसी से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। देखिए, मैंने आपको ये तीनों थ्योरी करवा दी हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अभी हमारी पेडागोजी ही चल रही है CDP के नाम से, जो कि मैंने CTET के नाम से रखी है, बट वो आपको यहाँ भी हेल्प करेगी क्योंकि थ्योरी तो सबकी सेम रहेंगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसे पढ़ें तो जो पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग की थ्योरी है वो तो सेम ही रहेगी, आप जानते हैं। तो उस प्लेलिस्ट से आप जो हैं इन तीनों थ्योरीज़ को पढ़ लीजिए और इनके नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्मेट में। ठीक है, वहाँ मैंने सारे शेयर किए हुए हैं। तो आप इन तीनों थ्योरीज़ को अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा है, जिन भी स्टूडेंट्स ने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है ना, वो इसका आंसर आराम से कर जाएंगे। यहाँ पर पूछा है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, ये कौन सी स्टेज के अंदर आता है? तो ये आता है 3rd स्टेज के अंदर, जिसे हम बोलते हैं मूर्त संचालन प्रक्रिया या फिर मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। देखिए, मैंने आपको न्यूमोनिक के साथ याद करवाया था, इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, SPCF, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये जो 3rd स्टेज आप देख रहे हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसी को हम बोलते हैं मूर्त संचालन प्रक्रिया या फिर मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। और इसी अवस्था में बच्चा घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, साथ ही जो ये है ना SP और F, इन तीनों की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लीजिएगा। मैंने जो आपको थ्योरी करवाई है आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के बौद्धिक क्षमता की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी याद रखना है, ये 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें बच्चे किसी घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकते हैं। ठीक है, यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? वही है ये क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज, 3rd स्टेज। ठीक है, पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था की निम्न विशेषताएं होती हैं। चलिए विशेषताएं भी देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इस अवस्था में संक्रियात्मक चिंतन का विकास होता है। दूसरा, इस अवस्था में बच्चों में मूर्त समस्याओं के समाधान ढूंढने की क्षमता विकसित हो जाती है। देखिए, ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना, 3rd स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे के सामने अगर आप कोई वस्तु लाएं, यानी कि मूर्त चीज़ें मतलब वो होती हैं जिन चीज़ों को बच्चा देख पाए, टच कर पाए, फील कर पाए,
उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर वो लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में। इसके बाद जो चौथी स्टेज आती है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इस स्टेज में बच्चा अमूर्त चीज़ों के लिए भी लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। अब अमूर्त चीज़ें क्या होती हैं? अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जिन चीज़ों को बच्चा देख नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है और फील नहीं कर सकता है, बट वो चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं, उनके इमेजिनेशन के अंदर होती हैं। उन चीज़ों के लिए वो लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है फोर्थ स्टेज में, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पॉइंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु अमूर्त समस्याओं के विषय में वे यहाँ पर नहीं सोच पाते, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में वो नहीं सोच पाते हैं। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बच्चे गणित पढ़ने और गिनती करने में रुचि लेने लगते हैं। साथ ही इस अवस्था में बच्चे यथार्थवादी और अधिक व्यावहारिक होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया का संबंध है किस चीज़ से? है पढ़ने की अक्षमता से। देखिए, अब जो ये अधिगम अक्षमताएं हैं ना, सिर्फ डिस्लेक्सिया ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी हैं। डिस्लेक्सिया के साथ साथ डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, तो ये सारे मैंने आपको एक वीडियो में ट्रिक के साथ करवाए हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती है ना, तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके पूरा लिख के भेजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा ये कमेंट करते हैं कि मैम मुझे भेज दीजिए, मैम मुझे लिंक भेज दीजिए। तो देखिए, आप पूरा क्वेश्चन लिखिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए कि मैम मुझे ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमताएं हैं, इससे रिलेटेड वीडियो देखनी है, उसका लिंक भेज दीजिए, तब जाकर मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जितनी वीडियोस बनाई थी उनमें भी आपको कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे और बोला था कि आप कमेंट करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम मुझे भेज दीजिए, तो मुझे याद नहीं रहता है कि आपको क्या भेजना है, मैंने कौन सा वीडियो का भेजना है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे डिटेल में लिखकर बताइएगा कि इस वीडियो का लिंक मुझे भेज दीजिए, टॉपिक बता दीजिएगा बस। ठीक है, मैं आपको पक्का शेयर कर दूंगी। तो देखिए, वहाँ पर ट्रिक के साथ मैंने आपको सब समझाए हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए पढ़ने की जगह कि बच्चे को लिखने में समस्या हो रही है, तब आप क्या कहेंगे? अगर लिखने में हो रही है तो वो डिस्लेक्सिया नहीं होगा, फिर वो हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चे को मैथ्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या होता है? उसको होता है डिस्कैल्कुलिया, अधिगम विकार। ठीक है, इसी तरह से काफ़ी सारे हैं, नोट्स मैंने टेलीग्राम पर भेजे थे और वीडियो आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। नहीं देखी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है फ्रेंड्स रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो था फ्रेंड्स हड़प्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश था कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स वो की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स उस टाइम पे जो मुद्रा थी ना, उसका नाम था पण। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो वो हैं प्राकृत और ब्राह्मी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल से रिलेटेड। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है? देखिए, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य बताइए। तो इसका तात्पर्य है फ्रेंड्स कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स यही थे आज के पूछे गए आपके सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी पिन किया हुआ है,
वहाँ जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स मिलते रहेंगे। साथ ही अगर आपको किसी भी वीडियो को देखना है, आपको लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।